Hello everyone, this is Jyoti Gupta and welcome back to my YouTube channel Learn with a Learner. So I hope आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो रही होगी। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जनवरी 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें जो सीडीपी का सेक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये पूरा डिस्कशन होगा। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। आप अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, उसको ओपन कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड हाँ, सीटेट का एडमिट कार्ड आने वाला था, मंडे को था कि मंडे को आएगा, बट अभी मैंने भी साइट पे चेक किया बट वो अभी है नहीं। सो 2-3 दिन में आई थिंक अपलोड हो जाएगा। तो डिस्कशन होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, बहुत मज़ा आने वाला है कि एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। सो पेशेंस रखिए एंड एकदम एक्साइटेड एनर्जेटिक हो जाइए और कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या होगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्वेश्चन और आंसर्स, उनके ऑप्शन जितना हो पाए उतना मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दूँ जिसको आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट अगर पॉसिबल होगा तो मैं क्वेश्चंस को बोलूँगी, ऑप्शंस को लिखूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं क्लियर करूँगी। एंड आप प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन डाउनलोड करके फ़ोन से या आपके पास कोई टेक्स्ट बुक वगैरह होगी, जो बुक होगी उसमें अगर क्वेश्चन पेपर होगा तो उसको ओपन करके रखिएगा, इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो क्वेश्चंस हैं 2020 के, हाँ, क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज़ होता है वो अलग होता है, उसके ऑप्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन की जो नंबरिंग होगी वो डिफरेंट होगी, सीक्वेंस सेम नहीं हो सकता है। मे बी सेम हो क्योंकि मेरी जो क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ है, जो लास्ट था वो जे है, तो आपका मे बी डिफरेंट हो। आप क्वेश्चंस ढूंढ लीजिएगा, सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन पेपर में अलग अलग होते हैं, और ऑप्शंस भी सीक्वेंस में नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, बस ऑप्शन क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 है, इन दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। यानी कि जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया है। जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, उन्होंने उसमें किस चीज़ की बात की है, यानी कि जो हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। सेकेंड ऑप्शन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और थर्ड है स्कीमास। फोर्थ है साइकोलॉजिकल टूल्स। ये चार इसके ऑप्शंस हैं और पूछा है पियाजे की संज्ञानात्मक यानी पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा आंसर है। उसका आंसर है स्कीमास, यानी कि स्कीमा के फॉर्म में। हिंदी में इसको स्कीमा ही बोलते हैं, ठीक है। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो हमें पता है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात पियाजे नहीं करते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है, वो जो ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर, उसमें बात की गई है ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी में। ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, इसकी बात की है लेव वाइगोस्की ने। और साइकोलॉजिकल टूल्स, ये किसी भी साइकोलॉजिस्ट का आई थिंक थॉट नहीं है। तो इसमें से आंसर कौन होगा? स्कीमास। आप इससे एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि लाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की बात की है ईएल थॉर्नडाइक ने,
ZPD, लेव वाइगोस्की और स्कीमास की बात की है पियाजे ने। उन्होंने अपने पूरी थ्योरी में स्कीमा के बारे में बताया है। स्कीमा का मतलब होता है कि जो नॉलेज का एक एक भाग कह सकते हैं, यानी कि हमारे हमारे माइंड में हर एक चीज़ का, या ये कह सकते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर का एक स्कीमा फिट है। हर एक स्ट्रक्चर की जो नॉलेज है हमारे माइंड में वो स्कीमा के फॉर्म में है, ठीक है। और ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ZPD जो होता है वो विकास का समीपस्थ क्षेत्र, यानी कि इसमें लेव वाइगोस्की ने बताया है कि इसमें दो तरह की लर्निंग होती है। एक एक क्षेत्र, एक जो दायरा होता है उसमें बच्चा, वो दायरा होता है जिसमें बच्चा खुद से कितना सीख सकता है, और एक जो दूसरा दायरा होता है उसमें उसे कोई असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है, उसे हेल्प दी जाती है और वो उससे ज़्यादा सीखता है। तो जब उसे असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है और वो जितना, उसकी जितनी खुद की एबिलिटी है उससे और अधिक वो सीखता है, तो उसको हम ZPD कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। पूरा रख दो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज, यानी कि जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसका जो सेकंड स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उस विकास का मुख्य गुण क्या है। जो जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसमें 4 स्टेजेस बताई है टोटल, और 4 स्टेजेस में, चारों स्टेजेस में अलग अलग गुण बताए हैं, अलग अलग कैरेक्टर बताए हैं जो बच्चे के अंदर हमें दिखाई देते हैं। पहली स्टेज उनकी है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड स्टेज उनकी है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें जो है ये सेकंड स्टेज के बारे में पूछा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड स्टेज के बारे में पूछा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का गुण पूछा है, यानी कि कैरेक्टर क्या है इस स्टेज का। तो इसका जो ऑप्शन है वो, इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सेंट्रेशन इन थॉट, सेंट्रेशन इन थॉट, और उसके बाद क्या है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग। थर्ड है एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हिंदी में इसका ऑप्शन है विचार, सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, और फोर्थ है अमूर्त सोच का विकास। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सेंट्रेशन इन थॉट, यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 वर्ष का होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो एज होता है वो 2 से 7 वर्ष का होता है, 2 से 7 ईयर्स का होता है। और इसमें सेंट्रेशन यानी कि सोच में केंद्रीकरण आ जाता है, यानी कि हम एक थॉट के ऊपर टिक जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं और अपनी सोच को बदल नहीं पाते हैं, वो होता है सेंट्रेशन इन थॉट, यानी कि एक ही थॉट में हम केंद्रीकरण हो जाते हैं और कई दायरों में नहीं सोच पाते हैं किसी एक चीज़ को लेकर। उसके बाद अलग जो ऑप्शन है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, ये हाइपोथेटिक जो रीजनिंग होती है यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि जो फोर्थ स्टेज है उसमें आता है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरियट ऑब्जेक्ट यानी कि संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं एबिलिटी टू कंजर्व का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी बढ़ाने से और किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार में परिवर्तन करने से, उस ऑब्जेक्ट के आकार में परिवर्तन करने से
उसके जो भार होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कंजर्व और जो सीरियसन होता है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है ये फॉर्मल में आता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल में आता है, यानी कि ये ऑप्शन 4 और ऑप्शन सेकंड फॉर्मल का है, ऑप्शन थर्ड कॉन्क्रीट का है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो गुण होगा वो सेंट्रेशन इन थॉट होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेज इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जो लेव वाइगोस्की की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनकी भी यही थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो उन्होंने उस पर किस पे एम्फसाइज किया है, किस पे फोकस किया है। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। इसके ऑप्शन है गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण और सांस्कृतिक उपकरण। इंग्लिश में इसका ऑप्शन है एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन और कल्चरल टूल्स। तो ये जो ऑप्शंस है इसमें आपको पता है कि लेव वाइगोस्की ने 3 चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया है। फर्स्ट है सोशल यानी कि समाज, सेकंड है कल्चर यानी कि संस्कृति, और थर्ड है लर्निंग। तो इसमें से उन्होंने कल्चरल टूल्स, ऑप्शन 4 जो है यानी कि कल्चरल टूल्स, इसमें ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसका ऑप्शन होगा कल्चरल टूल्स। लेव वाइगोस्की फोकस करते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी जो उनकी है, यानी कि सोशल यानी कि समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती हैं, हर बच्चा अलग होता है, कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। वो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी कि अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, और अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तो इसका ऑप्शंस में पहला मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ तभी समझ में आएगा। पहला ऑप्शन है ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। सेकेंड ऑप्शन है क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फोर्थ ऑप्शन है ए हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ए हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, इसे हम नेगेटिव नहीं मानेंगे। तो ए फेलियर यानी कि अध्यापक के पक्ष पर असफलता है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ये रॉन्ग होगा। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। एंड क्राइटेरिया फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, यानी कि एबिलिटी बेस्ड ग्रुप हम बना दें, यानी कि अगर किसी बच्चे की एबिलिटी है ज़्यादा सीखने की, तो हम उन बच्चों का एक अलग ग्रुप बना दें, और जो बच्चे पढ़ने में वीक है यानी कि जो सीखने में थोड़े एबल नहीं हैं, कम हैं या धीरे धीरे सीखते हैं, उनका हम एक ग्रुप बना दें। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो होमोजेनस ग्रुप होते हैं वो नहीं बनते, यानी कि एबिलिटी बेस्ड ग्रुप कभी नहीं बनना चाहिए। ये एक निगेटिव थिंकिंग है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन है ए हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है, अधिगम की प्रक्रिया में इसे हम बाधा नहीं मानेंगे। ये हिंड्रेंस नहीं है, ये एक रिसोर्स है,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो रिसोर्स है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा ये फॉर प्लानिंग टीचिंग लर्निंग। यानी कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के जो प्लानिंग है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यानी कि जब हमें पता होगा कि हर बच्चा अलग होता है, किसी की अलग एबिलिटी है, किसी का अलग इंटरेस्ट है, जब हम उसके बारे में जानेंगे तो वो हमें हेल्प करेगा, वो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, हम पढ़ाएंगे कैसे, हम सिखाएंगे कैसे, हमारा जो पूरा प्लान होगा उसमें इम्पॉर्टेंट होगा, वो उसमें हेल्प करेगा। 6 क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फसाइजेस शुड बी ऑन। यानी कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए उसमें किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए, एक समावेशी कक्षा में किस चीज़ पर जोर होना चाहिए। इंक्लूज़न के बारे में मैंने बताया है। इंक्लूसिव क्लासरूम वो होती है जिसमें सभी तरह के बच्चे को हम एक में करके पढ़ाते हैं, सभी तरह के बच्चे को हम इंक्लूड करके पढ़ाते हैं। फिर किसी बच्चे की एबिलिटी बहुत पढ़ने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, किसी की वीक हो, किसी की कोई ब्लाइंड हो, किसी की हियरिंग पावर वीक हो, कोई हैंडीकैप्ड हो, या कोई गिफ्टेड लर्नर हो, कोई बहुत ज़्यादा वीक, इसका आईक्यू बहुत ज़्यादा वीक हो, हर तरह के बच्चे को हम इंक्लूड करके एक क्लास में पढ़ाएंगे। यही है इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा। समावेशी आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि समावेश करना, एक में इंक्लूड करना, इंक्लूजन यानी कि इंक्लूड करना, समावेश यानी कि समावेश करना। इसके ऑप्शंस हैं अविभेदी समरूपी निर्देश, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, उसके बाद है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, और उसके बाद है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य। उसके बाद इसमें जो इंग्लिश में ऑप्शन है अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि हर बच्चे को हम एक जैसा इंस्ट्रक्शन दे दें। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कभी नहीं देते हैं हम क्लासरूम में। इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए, हमेशा डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन हमेशा डिफरेंशिएटेड होने चाहिए, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन जो होने चाहिए वो डिफरेंशिएटेड होने चाहिए, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट। सेग्रीगेशन यानी कि जो अलगाव है, सेग्रीगेट नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया कि जो सेग्रीगेशन है वो एक निगेटिव पॉइंट है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं पेडागोजी में या अपनी लर्निंग में, क्लासरूम में हम कभी सेग्रीगेट नहीं करेंगे। ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, यानी कि हर चीज़ में हम परफॉर्मेंस पे जोर दें कि हाँ मार्क्स लेके आना, सिर्फ मार्क्स लेके आना इंपॉर्टेंट है, आपने सीखा क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी एक निगेटिव थिंग है। जो बेस्ट ऑप्शन होगा इसका वो ऑप्शन थर्ड होगा। बेस्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड है, और वो क्या है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि हमें हर नेचर में हमें बच्चे को क्या देने हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जिससे वो खुद से सीख सके। हमें उसे अपॉर्चुनिटी देनी है, वो खुद सीखेगा। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल, मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। इंडिविजुअल चिल्ड्रन यानी कि हर बच्चे की अपनी एक पोटेंशियल होती है, हर बच्चे की अपनी एक सामर्थ्य होती है। हमें क्या देना है कि उसे अपॉर्चुनिटी देनी है कि उसकी जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग वो सीखे, उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप करे। हमें उसे सिर्फ क्या करना है, उसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में ये बेस्ट ऑप्शन होगा, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। सेवंथ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि RPWD एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज। RPWD एक्ट की बात की गई है। पहले ये जो एक्ट था वो था PWD एक्ट, यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। इसको चेंज किया गया है 2016 में, और अब ये क्या हो गया है, RPWD एक्ट। RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो भी लोग डिसेबल होते हैं,
किसी भी तरीके से आँखों से या हियरिंग पावर से या जो भी किसी भी तरीके से अगर डिसेबल हैं तो उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। उनमें इसमें कई सारे जो एसिड विक्टिम्स होते हैं उनको भी अब इसमें इंक्लूड किया जाने लगा है। तो इसमें क्या एप्रोप्रिएट होगा, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, क्या हम यूज़ करेंगे उनके लिए। जिसके ऑप्शन है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स यानी कि विकलांग छात्र, फिर है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, या मंदित छात्र। यानी कि इसमें ऑप्शन है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विथ क्रिप्ड बॉडी एंड रिटार्डेड स्टूडेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा है जो डिसेबल है तो हमें ऐसा कोई भी वर्ड या हमें ऐसी अपनी कोई भी एक्टिविटी उसके सामने नहीं करनी है जिससे उसको बुरा लगे या जिससे उसे थोड़ा अलग महसूस हो कि वो दूसरों से अलग है। वो जो एक नॉर्मल बच्चा है उससे और जो वो रिटार्डेड है उसमें कोई फ़र्क है। हमें हमेशा ऐसा बिहेव करना है कि उसे भी एक्सेप्टेंस फील हो कि हाँ उसे भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो दूसरों से अलग नहीं है, वो सबकी तरह है। तो इसमें हमें जो वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, जो बेस्ट वर्ड होता है जो यूज़ किया जाता है वो होता है स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। क्या? स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि वो सिर्फ फिजिकली डिसेबल है, बाकी उसकी सारी पावर्स, सारी सेंसेस वर्क कर रही हैं प्रॉपरली। ही कैन लर्न इन एनी सिचुएशन लाइक अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है, और एडोलसेंस, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का जो विकास होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है, उसका क्रम क्या होता है, जिसमें तीन ही वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी और कॉन्क्रीट। तो एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी और कॉन्क्रीट को हमें सीक्वेंस में लगाना है। कैसे होगा? तो एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी और कॉन्क्रीट में इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट होगा। और ऑप्शन 4 क्या है? सबसे पहले बच्चा अपने सेंसेस से सीखेगा यानी कि सेंसरी, उसके बाद क्या होगा? कॉन्क्रीट, उसके बाद क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। सबसे जैसे कि जीन पियाजे ने भी अपनी स्टेज में बताया है, सबसे पहले बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सेंसेस क्या? आँख, नाक, कान, स्किन, टंग, यही सेंसेस होती हैं। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई भी मूर्त चीज़। कॉन्क्रीट यानी कि कोई भी टेंजिबल चीज़, टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, वो हो गया कॉन्क्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट हम अपने ही ख्यालों में सोच रहे हैं, कल्पनाएं करना एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो जब पहले हम किसी कॉन्क्रीट वस्तु के बारे में जब हम जानेंगे तभी हम उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। यानी कि एक मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे हम एप्पल के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं, तो वो एप्पल के बारे में तभी सोच सकता है जब वो उसने एप्पल को देखा हो। इसलिए पहले क्या आएगा? पहले सेंसरी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? कॉन्क्रीट आएगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आएगा, यानी कि पहले सांवेदिक, उसके बाद वो मूर्त चीज़ों के बारे में सोचेगा। कॉन्क्रीट की हिंदी हो जाएगी मूर्त और इसकी हो जाएगी अमूर्त। पहले वो मूर्त चीज़ों के बारे में सोचेगा और उसके बाद अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचेगा। ये इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। क्रिएटिविटी का लक्षण पूछा है, क्रिएटिविटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शंस हैं जिसके फर्स्ट ऑप्शन है डाइवर्जेंट थिंकिंग, सेकंड ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी, फिर थर्ड ऑप्शन है इन अटेंटिवनेस, फोर्थ है लो कॉम्प्रिहेंशन। तो हिंदी में इसका ऑप्शन है अपसारी चिंतन, फिर है अति सक्रियता, फिर है असतर्कता और फिर है कम परिज्ञानता या बोध गम्यता। तो इसमें जो ऑप्शन होगा क्रिएटिविटी की जब भी बात करेंगे तो हम क्रिएटिविटी हमेशा कनेक्टेड होती है किससे? डाइवर्जेंट थिंकिंग से।
डाइवर्जेंट थिंकिंग से इसमें एक और वर्ड आता है, वो होता है क्या, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक दायरे में रहकर ही सोचना, एक बॉक्स के अंदर ही रहकर सोचना। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक ही टॉपिक के बारे में या एक ही प्रॉब्लम के बारे में कई तरीकों से सोचना। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी इसे कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। क्रिएटिविटी इसी के अंदर आती है। जब कोई बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कई तरीक़ों से सोचता है, चारों तरफ से सोचता है, उसके लिए कोई नया हल ढूंढता है अपने तरीके से, तो उसे क्रिएटिव कहा जाएगा। क्रिएटिविटी में आता है कि किसी भी समस्या के समाधान के बारे में हम एक नया समाधान अपने अकॉर्डिंग कोई एक नया सॉल्यूशन लाएं, किसी नए चीज़ की खोज करना भी क्रिएटिविटी में आता है। लेकिन हाँ, एक थॉट हमेशा बोलते हैं दैट एवरी डाइवर्जेंट थिंकर इज नॉट क्रिएटिव। यानी कि हर डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव नहीं होता है। यानी कि कुछ भी हम टेढ़ा मेढ़ा किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वो क्रिएटिव नहीं माना जाएगा। क्रिएटिव का मतलब हुआ कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स ए टीचर शुड, यानी कि जो लर्नर्स हैं उसके वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। एक क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या करना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। सेकेंड है, यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। फिर क्या है, यूज़ स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन निगेटिव स्टीरियोटाइप्स। फोर्थ है, अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। इसके ऑप्शंस हैं, हिंदी में विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। यानी कि जब बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। यानी कि जब बच्चे ही डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं किसी स्टूडेंट्स के, तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल्स भी डाइवर्स बैकग्राउंड से लेंगे, हम एग्जाम्पल भी अलग अलग बैकग्राउंड से लेंगे, विविध विन्यासों से उदाहरण लेंगे और फिर उसको सिखाएंगे। इसका ऑप्शन आंसर होगा ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। हम एग्जाम्पल्स भी विभिन्न विन्यासों से लेंगे। बाकी के जो ऑप्शंस है वो निगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि यूज एंड स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, यानी कि एक स्टैंडर्ड असेसमेंट, एक स्टैंडर्ड टेस्ट बना दिया हमने, क्वेश्चन पेपर बना दिया, एक मान सकते हैं स्टैंडर्ड मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करें सबके लिए। नहीं, सब सारे बच्चे अलग हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। अगर विविध हैं तो हम विविध का यूज़ करेंगे, यानी कि अलग अलग चीज़ों का यूज़ करेंगे अलग अलग बच्चे के लिए। फिर क्या है, यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन द निगेटिव स्टीरियोटाइप्स। अपने आप ये बोल रहा है कि मैं रॉन्ग हूँ, ये ऑप्शन अपने आप कह रहा है कि मैं रॉन्ग हूँ, इसको करेक्ट नहीं मानेंगे। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। अगर बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं तो हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करने से अवॉइड करेंगे, ये ऑप्शन पे कह रहा है कि मैं रॉन्ग हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाई। यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, जो समस्या समाधान की क्षमता है, वो फैसिलिटेटेड बाई क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। फैसिलिटेट करेगा क्या चीज़? ऑप्शंस हैं, इंकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स। फोर्थ है फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस।
मैं सच्ची बताऊँ तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो यही एक क्वेश्चन था जो मेरा रॉन्ग हुआ था। आई डोंट नो कैसे हो गया, बट यही एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग गया था, बाकी मेरे सारे आंसर्स करेक्ट थे। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, इंकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जब हम समस्या समाधान की बात करेंगे तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स्ड प्रोसेस, यानी कि जब हम एक फिक्स्ड प्रोसेस की बात करेंगे तो हम किसी एक चीज़ पर ही टिके रह जाएंगे, किसी एक समस्या पर। अगर जो समस्याएं हैं वो अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, तो हम उन तक नहीं जा पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है फियर, यानी कि जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट, बच्चों के समक्ष या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना। ये एक निगेटिव ऑप्शन है, ये अपने आप हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि लगातार हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस पर जोर देंगे तो इससे हम सिर्फ एक समस्या के बारे में समझ पाएंगे। और अगर हमें कई सारी समस्याओं पे ध्यान देना है तो हम ड्रिल एंड प्रैक्टिस में नहीं, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। इसका जो आंसर होगा इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, यानी कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यानी कि कनेक्शंस देना, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके देना। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वो फैसिलिटेट करेगा, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को हम एक दूसरे से कनेक्ट करके बच्चों को देंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डेवलप होगी, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। उसके बाद आंसर 12 है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट, यानी कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नॉट पूछा है, नॉट के क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। नॉट पूछ रहा है, यानी कि अगर बच्चा जो है अधिगम कठिनाई, यानी कि अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, बच्चे ऑलरेडी अधिगम कठिनाइयों से उन्हें सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, वो सीख नहीं पा रहे हैं, तो एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। इसमें ऑप्शन है यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, फिर क्या है डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, फोर्थ है प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, फिर है यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसमें हमें नॉट पूछना है, निगेटिव ऑप्शन को ढूंढना है। तो इसमें जो निगेटिव ऑप्शन होगा वो क्या होगा, जो निगेटिव ऑप्शन होगा वो थर्ड है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स, फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। पेडागोजी एंड असेसमेंट, यानी कि हम एक तो बच्चा ऑलरेडी अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है और उसके बाद हम रिजिड स्ट्रक्चर्स को, यानी कि जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे, हिंदी में इसे कहेंगे जटिल संरचना, और फिर हम और रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे तो वो बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा सीखने में, वो हम उसे हेल्प नहीं करेंगे, उसे हम और प्रॉब्लम्स में डालेंगे। इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो रॉन्ग है। बाकी अदर जो ऑप्शन है यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच, यानी कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये कहीं ना कहीं उसे फैसिलिटेट करेगा, उसे हेल्प करेगा सीखने में। फिर डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP इसे शॉर्ट में कहते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, यानी कि हर बच्चे की, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस में पूछते हैं क्वेश्चन की, जब इंडिविजुअल डिफरेंस, जब बच्चे होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं तो उनके लिए हमें कैसे प्लान बनाने चाहिए। तो जो प्लान होना चाहिए वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। हर बच्चे की जो नीड है, हर बच्चे की जो ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीचिंग लर्निंग के प्लान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीचिंग को प्लान करेंगे, ये होगा। फोर्थ है यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी अपने आप में पॉजिटिव है। जब हम कई सारे मल्टीपल ऑडियो विजुअल्स का यूज़ करेंगे तो बच्चा कैसे नहीं सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेम, यानी कि शर्मिंदगी। शेम क्या है?
can have negative impact of cognition, is very effective to motivate the children to learn, should be generated frequently in teaching learning process, and fourth has no relation to cognition. तो शेम क्या है? शेम इसका आंसर हिंदी में इसका ऑप्शन है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, और फिर है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए और इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये ऑप्शन ये फ्री का क्वेश्चन होता है, इसमें हम ऑप्शंस को पढ़ के ही समझ जाएंगे कि आंसर क्या होगा। शेम कभी भी शर्मिंदगी हम बच्चों को मोटिवेट नहीं, शेम जो होता है वो कभी बच्चे को मोटिवेट नहीं करेगा, वो उसको डीमोटिवेट करेगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें कहा गया है इफेक्टिव टू मोटिवेट, यानी कि इफेक्टिव टू मोटिवेट, शेम कभी भी नहीं होगा, रॉन्ग है। सेकंड क्या है? शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली, शुड बी जनरेटेड, यानी कि जब हम फ्रीक्वेंटली शेम जनरेट करेंगे, शर्मिंदगी को पैदा करेंगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्या ये सही है? नहीं, निगेटिव है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, यानी कि संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संज्ञान से संबंध है जब हम कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लाइक अगर हम पढ़ भी रहे हैं क्लास में और अगर हम शेम फील कर रहे हैं क्वेश्चंस को पुट ऑन करने में, टीचर से पूछने में, टीचर से जानने में, तो कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प नहीं करेगा हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो कहीं ना कहीं बाधा होगा, हिंड्रेंस होगा, तो हमारे संज्ञान से ये संबंधित होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, यानी कि हमारे संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस आंसर को आप ऑप्शन पढ़ के ही समझ जाएंगे कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। उसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि टीचिंग लर्निंग का कौन सा मोड जो है वो सबसे इफेक्टिव होगा? अधिगम, अध्यापन, अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस में ऑप्शंस है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, फिर है ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, फिर है इमिटेशन एंड रिपीटिशन, उसके बाद है रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट। आप समझ गए होंगे, इमिटेशन, रिपीट करना, ये निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, क्या है? ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, इमिटेशन एंड रिपीटिशन। उसके बाद है रोट मेमोराइजेशन, ऑफ कंटेंट, रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट। तो हम अगर एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करें तो मैंने पहले ही बताया था रोट मेमोराइजेशन एक निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। इससे हमारी टीचिंग जो होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी, टीचिंग लर्निंग मोड इफेक्टिव नहीं होगा। इमिटेशन एंड रिपीटिशन यानी कि नकल और दोहराना, नकल करना और दोहराना कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, यानी कि हमने ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं बट उस पर एनालाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी रॉन्ग होगा। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? अब वर्ड ढूंढिएगा, पॉजिटिव वर्ड मैंने आपको बताया था एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना। यही आप पहले वर्ड को ही देख के समझ जाएंगे कि आंसर यही होगा। आपको अदर ऑप्शंस पढ़ने की नीड भी नहीं है, हालांकि पढ़ लीजिएगा बट नीड नहीं होगी, आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि आंसर कौन सा होगा।
यही होगा, फर्स्ट आंसर होगा एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। एक्सप्लोर कर जहाँ बच्चा करेगा वो आंसर पॉजिटिव है, वो हमारी टीचिंग लर्निंग को हमेशा इफेक्टिव बनाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। यानी कि छात्रों की, हमने कोई एक टास्क बच्चों में दिया, बच्चों ने उस टास्क को कंप्लीट किया, तो अब बच्चों, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उसकी जो गलतियां हैं उसको एनालाइज करना चाहिए। क्यों एनालाइज क्यों करना चाहिए, उसके इनकी एरर्स को हमें एनालाइज क्यों करना चाहिए? क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को और दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है और इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। तो ऑप्शंस जो है इंग्लिश में वो है, फर्स्ट ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स एंड मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सेकेंड है शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड एरर्स, मोर एरर्स इन कंपेरिजन टू अदर्स। Third है learning is solely based on correction of errors. And fourth है she can decide degree of punishment accordingly. तो ऑप्शंस को आप अगर एलिमिनेट भी कर रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन अगर है सी कैन सेग्रीगेट, सेग्रीगेट हमें करना ही नहीं है। सेग्रीगेट जो होगा वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। हमें बच्चों को अलग नहीं कर देना है कि ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादा त्रुटियाँ करते हैं, इनको हमने अलग कर दिया, ये बच्चे जो हैं उन्होंने बिल्कुल एरर नहीं की, इनको हमने अलग कर दिया। सेग्रीगेट नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन है लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी कि हम सिर्फ बच्चों की गलतियों को ढूंढते जाएं और बच्चों की गलतियों पर बेस्ड ही, बच्चों की गलती, जो बच्चों का सीखना होता है वो उनकी गलतियों पर ही आधारित होता है, उनकी गलतियों पर ही बेस्ड होता है, ऐसा नहीं मानेंगे, ये भी रॉन्ग होगा। और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले शारीरिक दंड, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है, बच्चों को पनिश करना, मारना पीटना जो भी होता है, आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग बैन है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। भले ही बहुत सारे स्कूलों में भी यूज़ किया जाता है, बच्चों पर कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है उनको, हम बच्चों को कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। आरटीई एक्ट ने उसे बैन कर रखा है, स्कूल में अलाउड नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी करें, वो आपकी मर्ज़ी है, बट हमें पेडागोजी के लिए अगर हमें अपना आंसर चाहिए, हमें अपना नंबर चाहिए, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, किसी भी तरह का पनिशमेंट टीचर बच्चे को नहीं दे सकता है। उसने कोई भी गलती की हो, कुछ भी उसने किया हो, हम उसे पनिश नहीं कर सकते हैं। आरटीई एक्ट ने उसको बैन कर रखा है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि बच्चों की गलतियों को समझना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मीनिंगफुल है। त्रुटियों की समझ अधिगम अध्यापन प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यानी कि बच्चों की जो एरर है, चिल्ड्रंस की जो एरर है, वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। टीचर के लिए क्या है? रिसोर्स है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों की जो गलतियां हैं वो टीचर्स के लिए क्या है? रिसोर्स है, हिंड्रेंस नहीं है। छात्रों की जो गलतियां हैं, उनकी गलतियों को हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि उन्हें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सॉल्यूशन दे सकते हैं। उनको हम उनके सीखने में और सीखने में अर्थपूर्ण है, हमें वो मदद करेगा उन्हें सिखाने में। तो बच्चों की जो गलतियाँ हैं वो टीचर के लिए क्या है? रिसोर्स है, हिंड्रेंस नहीं है। ये हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा। बच्चों की गलतियां हमें ये दिखाती हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी कि सीखते वक्त जो मोटिवेशन है उसको हम सस्टेन यानी कि कायम कैसे रख सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, सेकंड ऑप्शन है गिविंग वेरी इजीली टास्क टू चिल्ड्रन, फिर क्या है फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, पनिशिंग द चाइल्ड। तो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि बच्चों को हम बहुत छोटे छोटे टास्क देंगे, उसको वो ईजिली कर लेंगे तो वो सीख क्या पाएंगे। हमें उनको जो टास्क देने हैं वो उनकी क्षमता के या उनके क्लास के अकॉर्डिंग देना। ऐसा नहीं है कि किसी 5th क्लास के बच्चे को हमने ABCD लिखने के लिए दे दिया, वो A to Z तक लिख दिया और हमने उसे मोटिवेट कर दिया, शाबाश। इट्स नॉट राइट।
ठीक। उसके बाद इसका थर्ड ऑप्शन है फोकसिंग और रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन निगेटिव है, ये आप देखते ही कट कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। पनिशिंग द चाइल्ड, अभी मैंने बताया पनिशमेंट हम नहीं दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट, मोटिवेशन कैसे हम मोटिवेशन कैसे कायम हो सकता है, कैसे सस्टेन रह सकता है, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना। मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स यानी कि हमें ध्यान देना है कि वो हर चीज़ में मास्टरी करे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल जो होता है वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन जो मास्टरी ओरिएंटेड गोल है ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, यानी कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा जब हमें थोड़ा संतुलित उत्तेजना हो, अराउजल जो हो वो मॉडरेट हो और डर ना हो। लर्निंग कभी डर में नहीं हो सकती है, फियर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बट जो बिल्कुल भी अराउजल नहीं होगा, इसके ऑप्शन है लो अराउजल हाई फेयर, यानी कि अराउजल बिल्कुल नहीं होगा, डर बहुत ज़्यादा होगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा। फिर है मॉडरेट अराउजल नो फियर, फिर है नो अराउजल नो फियर, ना अराउजल है, ना उत्तेजना है, ना फियर है, ना डर है, तो भी नहीं सीख पाएगा। हाई अराउजल हाई फियर, बहुत ज़्यादा अराउजल है और डर भी बहुत ज़्यादा है, तो भी नहीं सीख पाएगा। इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन नंबर 2, मॉडरेट अराउजल एंड लो फियर। ऑप्शन 18 है कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, यानी कि अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों का रोल क्या होता है। बच्चे अपने जो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट ये मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बच्चे अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बच्चों का रोल क्या होता है उसमें। आर ऑप्शंस हैं आर सोनली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स फॉर, डिपेंडेंट होके सीखेंगे, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। सेकंड है प्ले एन एक्टिव रोल इन, थर्ड है आर सोनली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक पर डिपेंड रहना नहीं होगा, कभी भी पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना, एक बुक पर डिपेंड रहकर हम सीखेंगे, एक बुक पर रहकर हम कभी भी ज्ञान का सृजन नहीं कर पाएंगे, हमें कई सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा। बुक एक रिसोर्स है, बुक एक मात्र रिसोर्स नहीं है अधिगम के लिए। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, हैव नो रोल प्ले इन, बच्चे की कोई भूमिका ही नहीं होगी तो बच्चे सीखेगा कैसे। तो मैंने बताया भी था पॉजिटिव वर्ड में, प्ले एन एक्टिव रोल, जब बच्चा एक्टिव होगा तो वो ज़्यादा सीखेगा, एक्टिव होना चाहिए बच्चा। तो इसका ऑप्शन भी सेकंड ऑप्शन राइट होगा, क्या होगा, प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कब होगा बच्चे का, जब वो एक्टिव होगा, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, इसमें से कौन सा एक बिलीफ है जो लर्निंग के लिए सही है, गुड है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, कौन सी धारणा एक बिलीफ कौन सा है। फर्स्ट है एबिलिटी इज फिक्स्ड, यानी कि एबिलिटी फिक्स्ड होती है, ये कहीं नहीं माना जाता हम अपनी एबिलिटी को सीख कर स्किल्स के द्वारा बढ़ा सकते हैं, एबिलिटी कभी भी फिक्स नहीं होती है। उसके बाद है एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, एफर्ट्स यानी कि प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एफर्ट्स ही तो सब कुछ है, एफर्ट्स ही हमें कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं, एफर्ट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, यानी कि असफलता अनियंत्रित है, निगेटिव है, असफलता अनियंत्रित नहीं है, आप सबको पता है। एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, हम अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे कई सारे तरीके हैं, मोटिवेशन से, प्रैक्टिस करके, सीख के, अराउजल ला के, नीड हमारी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो हम अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो एबिलिटी क्या है, इम्प्रूवेबल है।
एबिलिटी क्या है, इम्प्रूवेबल है। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं यानी कि गुड फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि योग्यता जटिल है, ये अधिगम के लिए कभी उपयुक्त नहीं होगा। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, एफर्ट्स कोई डिफरेंस नहीं लाते हैं, ये भी निगेटिव है। असफलता अनियंत्रित है, ये भी निगेटिव है। बेस्ट ऑप्शन के लिए क्या होगा, योग्यता सुधार है, योग्यता में हम सुधार ला सकते हैं, एबिलिटी में हम इम्प्रूव ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फसाइजेज ऑन, यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चों में कैसे इम्प्रूव हो सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागॉजी, मैंने पहले ही बताया था कि टेक्स्ट बुक सेंट्रिक कभी नहीं होना है, हमें सिर्फ एक टेक्स्ट बुक पर डिपेंड रह के कभी नहीं पढ़ाना है बच्चों को, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज को ढूंढना होगा, तब जो लर्निंग होगी वो अच्छी होगी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कभी भी टेक्स्ट बुक पर डिपेंड नहीं करती है, टेक्स्ट बुक भी यूज़ करते हैं बट सिर्फ टेक्स्ट बुक पर डिपेंड रहना ये आंसर नहीं होगा। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस, जल्दी जल्दी एग्जाम्स ले लेना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इससे भी नहीं होगी, निगेटिव है। इंक्वायरी एंड डायलॉग्स, फिर फोर्थ है कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन एक निगेटिव वर्ड है, कंपटीशन हर जगह है बट कंपटीशन लर्निंग में एक नेगेटिव वर्ड है। पेडागॉजी में कंपटीशन को कभी हमें बढ़ावा नहीं देना है, बच्चों के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है बट पेडागॉजी में कंपटीशन को हमें बच्चों के बीच में प्रतियोगिता को, प्रतिस्पर्धा को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है, इसे हमेशा नहीं यूज़ करना है। तो इसका ऑप्शन होगा इंक्वायरी एंड डायलॉग, यानी कि अन्वेषण और संवाद। जब हम इंक्वायरी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और डायलॉग्स यानी कि संवाद बोलेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो बेस्ट ऑप्शन जो है अदर ऑप्शंस के कंपेयर में वो सी है, बाकी सारे ऑप्शंस निगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ अपने जो सी ऑप्शन है इंक्वायरी एंड डायलॉग यही एक पॉजिटिव ऑप्शन है। फिर क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, यानी कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है कब या जब, यानी कि बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी, जब वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे। उसके बाद क्या है, लर्निंग इज़ सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। उसके बाद क्या है, कंटेंट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज। और फोर्थ ऑप्शन है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स। तो हमें इसमें से एक निगेटिव ऑप्शन को ढूंढना है कि बच्चे के लिए सीखने में कठिनाई कब होगी, तो जब वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव होता है, जब हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी अभिप्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होता है वो ज़्यादा टाइम तक रहता है और हम अपने गोल को अचीव कर ले जाते हैं। तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड एक पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी, पॉजिटिव होगा बच्चे के लिए, ये कभी भी बच्चे में कठिनाई नहीं लाएगा, लर्निंग डिफ़िकल्टी नहीं है ये। फिर है लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, यानी कि जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो ये भी अधिगम में कठिनाई का एक कारण नहीं होगा। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, यानी कि जब हम एक ही कंटेंट को कई सारे वेज के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये भी कभी अधिगम में कठिनाई होगा, ये और अच्छी बात होगी, ये और पॉजिटिव थिंकिंग है। और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड ट्रस्ट, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, ये अधिगम में कठिनाई होगी। तो अदर ऑप्शन से कंपेयर में ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, यानी कि इवैल्यूएशन जो है उसका एम क्या होता है। इसके ऑप्शन है सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, यानी कि एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बना देना, सेग्रीगेट कर देना। मैंने पहले ही बताया ये रॉन्ग है, हमें सेग्रीगेट नहीं करना और एबिलिटी बेस्ड ग्रुप नहीं बनाना है कभी भी। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, यानी कि मूल्यांकन पद्धति जो होती है, इवैल्यूएशन होता है, बच्चे को हम इवैल्यूएट करते हैं तो उसका एम क्या होना चाहिए। सेग्रीगेट कर देना, एबिलिटी ग्रुप बना देना कभी नहीं होगा। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित कर देना, विभाजन हमें कभी नहीं करना है, रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, यानी कि हाई अचीवर्स कौन कौन से हैं उनको हम ले आएँ, उनको हम प्राइज़ दे दें और बाकी के जो भी बच्चे हैं उन पर हम ध्यान ना दें, ये कभी नहीं होगा।
फिर है लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट। मैंने पहले ही बताया था कि लेबल लगा देना बच्चों में ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, ये निगेटिव है, ये हमें कभी नहीं करना है। तो हाँ, ऑप्शन इसका बेस्ट क्या होगा, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। ऑप्शन सेकंड यानी कि आइडेंटिफाइंग, हर बच्चे की ज़रूरत और आवश्यकताओं की पहचान करना। हर बच्चे को हमें इम्पॉर्टेंस देनी है, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लासरूम का। क्वेश्चन 23 है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या होता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। व्यक्तिगत विभिन्नता का एकमात्र कारण है आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वेज सी कैन प्रोसीड ऑन टास्क अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ। लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में प्राइवेट स्पीच की बात की, यानी कि जब बच्चा अकेला होता है तो वो बातें करता है, अपने आप को बातें करता है खुद से ही सीखने में। लाइक ये जैसे कि मान लो अगर वो किसी खिलौने से खेल रहा है तो फिर वो खिलौने से बातें करेगा कि ये देखो ये घोड़ा है या ये हाथी है, ऐसी बातें करता है। तो इसे प्राइवेट स्पीच कहा गया है, और इस प्राइवेट स्पीच को वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सेल्फ रेगुलेशन कहा गया है। इस प्राइवेट स्पीच को क्या कहा गया है, सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि बच्चा खुद को रेगुलेट करता है, खुद को इसकी हिंदी में है स्वनियमन। खुद को रेगुलेट करता है, खुद को वो टास्क देता है, खुद से बातें करता है। वाइगोस्की ने स्वनियमन की बात की है, सेल्फ रेगुलेशन की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी कि एक प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम, अगर प्रगतिवाद किसे माना जाएगा कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, प्रगतिशील कक्षा के जनक कौन है, तो जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी का नाम हमें ध्यान में रखना होगा। प्रगतिशील शिक्षा की बात या प्रगतिशील क्लासरूम की बात जब भी आएगी तो जॉन डीवी की बात करेंगे। और प्रगतिशील क्लासरूम में क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। हमें हर हाल में बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है जिससे वो अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कर सकें। अगले जो ऑप्शन है बाकी सारे वो रॉन्ग होंगे, जिसमें क्या है, द एम्फसाइज शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना, कंपटीशन नहीं करना है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन थर्ड है कि उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित कर देना, यानी कि उनके ऊपर लेबल लगा देना, उनके स्कोर के अकॉर्डिंग। किसी के 90 आए हैं तो इस पर हम 90 का लेबल लगाएंगे, किसी के 10 आए हैं तो उस पर हम 10 का लेबल लगाएंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। ऑप्शन 4 है, चिल्ड्रन शुड फॉलो फिक्स करिकुलम, एक फिक्स करिकुलम को फॉलो करेगा, ऐसा भी हमें नहीं करना है। बच्चे इंडिविजुअल है तो हमें कैसा करिकुलम ये बनाना है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम IEP का यूज़ करना है, फिक्स करिकुलम का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, अ टीचर डिसाइड टू प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, व्हाई, हाउ। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की थ्योरी, दिस स्ट्रेटेजी ऑफ टीचर विल, यानी कि लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में किसकी बात की है, स्कैफोल्डिंग की बात की है। स्कैफोल्डिंग की बात की है। एक्ट एज एन स्कैफोल्ड ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। स्कैफोल्डिंग यानी कि इसके हिंदी में कहते हैं पाड़ या मचान कहते हैं। और स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो हम एज अ टीचर उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करें, उसको थोड़ा हिंट दें, और जिससे वो पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लाइक अगर वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अगर उससे नहीं हो रहा है तो हम उसे थोड़ा हिंट प्रोवाइड करें, पूरा क्वेश्चन उसे सॉल्व करके ना दे, उसे थोड़ा सा हिंट प्रोवाइड करें और वो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए, तो वो स्कैफोल्डिंग होती है। यानी कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते थे, यानी कि बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है लेकिन वो उससे हो नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, बस वो कर नहीं पा रहा है। एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, यानी कि क्या, क्यों, कैसे, कुछ संकेत देती है, कुछ हिंट्स देती है, कुछ क्यूज प्रोवाइड कराती है,
तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये स्कैफोल्डिंग है, पाड़ है, मचान है। इससे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर क्या है? आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग सीइंग बिहेव लाइक गर्ल्स बॉयज डोंट क्राई दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। यानी कि एक खेल क्रिया के दौरान, एक खेल के दौरान एक बच्चा है रोहन जिसको चोट लग जाती है और वो रोने लगता है। तो उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं बल्कि लड़कियां रोती हैं। यानी कि डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स डोंट क्राई। तो ये कहीं ना कहीं यानी कि सिर्फ लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। जैसे बोलते हैं क्या लड़के होके रोते हो, बी अ मैन का वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये पूरी तरीके से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। पूरी तरीके से ये क्या जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यानी कि हमने स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है स्टीरियोटाइप्स। क्वेश्चन आया तो मैं समझा देती हूँ। स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है कि हमने एक डिसाइड कर दिया है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए कि ये इतने काम सिर्फ मेल करेंगे और ये इतने काम सिर्फ फीमेल्स करेंगी। स्टीरियोटाइप्स हमने एक टाइपिंग कर दी है, एक रूढ़िवादी सोच अपने अंदर बना ली है। ये होगा जेंडर स्टीरियोटाइप्स। उसके बाद है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस दैट, जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी हमेशा इस पे आता है इंटेलिजेंस पे। वो किस पर जोर देता है? तो वो जोर देता है कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ही है कि वो अपनी थ्योरी में कहते हैं कि सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के बहुत से रूप होते हैं। बुद्धि के बहुत से रूप होते हैं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि को बताया, जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस, आर्किटेक्चर इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ऐसे कर करके 8 प्रकार बताए हैं अपनी सिद्धांत में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ मोरालिटी। यानी कि हम कुछ ऐसा करें कि हम कुछ कर रहे हैं जिससे दूसरे उसको एक्सेप्टेंस दे, दूसरे कहे कि वाह शाबाश बहुत अच्छा काम किया है। जब हम दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम करते हैं तो वो किस स्टेज के अंतर्गत आता है? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। ये नैतिक विकास से कौन से चरण में आता है? ये दूसरे चरण में आता है, कॉन्वेंशनल स्टेज में आता है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में प्रथागत या परंपरागत कहते हैं, परंपरागत। और ये स्टेज कौन सी है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल, जो उनकी सेकंड मोड है, सेकंड स्टेज है। और उसके अंदर जो और 2 सब स्टेजेस है, उसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल, जिसमें हम गुड बॉय या गुड गर्ल सुनने के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें आता है। उन्होंने तीन स्टेजेस की बात की है, जिसमें प्री कॉन्वेंशनल है, कॉन्वेंशनल है और पोस्ट कॉन्वेंशनल है। और इसके अंदर उन्होंने सब कैटेगरीज डिवाइड की है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों का सामाजिकरण है, जो चिल्ड्रंस का सोशलाइजेशन है, इसमें 2 चीज़ों की बात की जाती है। स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी। प्राइमरी एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन की और सेकेंडरी कौन है? तो जब बात आएगी फैमिली की, वो हमेशा क्या होगा? प्राइमरी। बच्चों का सामाजिकरण सबसे पहले उसकी फैमिली में होता है, उसके परिवार में होता है। और उसके बाद जो सेकंड होता है वो स्कूल जो होगा वो हमेशा सेकेंडरी होगा। स्कूल जो होगा वो हमेशा सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट होगा। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। लाइक इसमें क्या है कि स्कूल इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स इन सेकेंडरी। पीयर्स कभी सेकेंडरी में नहीं आएंगे, पीयर्स आर प्राइमरी। प्राइमरी में हमेशा फैमिली आएगी। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी। फैमिली कभी सेकेंडरी में नहीं आएगी। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब बात आए फैमिली यानी कि प्राइमरी, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, पीयर्स हैं,
मीडिया है, स्कूल है, या यूँ कह लें कि खेल का मैदान है, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी में आएंगी। प्राइमरी में क्या आएगा? सिर्फ फैमिली। तो ये 2020 के 30 क्वेश्चंस थे CDP के, और यहीं पे वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ। वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है बट डिस्कशन हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।